नमस्कार साथियों, ये हमारा इतिहास की लेक्चर सीरीज का 6वां भाग है और इस भाग में हम पढ़ने जा रहे हैं पुरापाषाण काल के विषय में। पुरापाषाण काल जो कि 3 चरणों में हम इसका अध्ययन करेंगे, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। इसके पहले अभी तक हमने इतिहास के स्रोत पढ़े थे। पिछले जो हमारे 5 लेक्चर्स थे, उन लेक्चर्स में हमने अध्ययन किया था कि इतिहास के विषय में विशेष रूप से जो हमारा एंशिएंट इंडिया है, प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत के विषय में हमको जानकारी कहाँ से और किस प्रकार से प्राप्त होती है। इस लेक्चर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं इलेबोरेटिव वे में, मतलब डिटेल में, कि पुरापाषाण काल क्या है। इसका एक छोटे रूप में अध्ययन हम लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अब इसका डिटेल में हम अध्ययन आज इस 6वें लेक्चर से प्रारंभ करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम पुरापाषाण काल से। पुरापाषाण काल पढ़ने से पहले हम कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते, अर्थात हम उन अंग्रेज विशेषज्ञ या पुरातत्वविदों के बारे में पढ़ेंगे जिनके माध्यम से भारतीय पाषाणकालीन इतिहास लिखा गया है। कौन है वे महान व्यक्तित्व? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिर्देशक जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। ठीक है, कौन है बेटा? तो ये है कौन? प्रथम महानिर्देशक थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के, जिनका नाम था क्या? जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, इन्हें ही कहा जाता है क्या? भारतीय पुरातत्व का जनक। कनिंघम ने हैंसोंग के यात्रा विवरण को अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया था। तो अपन ने पहले पढ़ा था कि चीनी यात्री था कौन? हैंसोंग। हैंसोंग की यात्रा का जो विवरण था, उस विवरण को जनरल कनिंघम ने अपना एक मार्गदर्शक माना है। मतलब हैंसोंग ने जिन तथ्यों का उल्लेख किया था अपने यात्रा वृतांत में, उसके आधार पर कनिंघम महोदय ने भारत के पुरातत्व का सर्वेक्षण किया और एक सही दिशा में भारतीय पुरातात्विक इतिहास को लिखने का प्रयास किया था। इसके बाद भारत को विश्व के प्रागैतिहासिक मानचित्र पर प्रतिष्ठित करने में सर मार्टिमर व्हीलर का अद्वितीय योगदान है। कौन है बेटा? अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर मार्टिमर व्हीलर के बारे में। तो ये सर मार्टिमर व्हीलर कौन थे? सर मार्टिमर व्हीलर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रागैतिहासिक मानचित्र पर, प्रागैतिहासिक मानचित्र मतलब वो वाला मैप, पूरी दुनिया का वो मैप जहां जहां पर भी इतिहास लेखन से पहले की सभ्यता विद्यमान रही हैं, उन सभ्यताओं को कहा जाता है क्या? प्रागैतिहासिक सभ्यता। मतलब इतिहास लेखन प्रारंभ नहीं हुआ था, परंतु सभ्यता प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, तो ऐसी ही सभ्यताएं भारत में भी थी जिनके बारे में खोज एवं उल्लेख किया है किसने? सर मार्टिमर व्हीलर ने। ठीक है, तो इनके प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत के संपूर्ण प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक अनुक्रम का ज्ञान होता है। ठीक है, मतलब व्हीलर महोदय का ही प्रयास था और इस प्रयास के आधार पर क्या पता चला है हमारे लिए कि भारत में भी प्रागैतिहासिक सभ्यताएं विद्यमान रही हैं। ठीक है, फिर 1950 में प्रकाशित स्टुअर्ट पिगट की प्रसिद्ध कृति प्री हिस्टोरिक इंडिया, स्टुअर्ट पिगट की किताब थी बेटा कौन सी? प्री हिस्टोरिक इंडिया, ने भारतीय प्रागैतिहासिक अनुशीलन का नवीन मार्ग प्रशस्त किया है। ठीक है, मतलब इसके बाद तीसरे व्यक्तित्व थे स्टुअर्ट पिगट, जिन्होंने अपनी किताब प्रो हिस्टोरिक इंडिया में भी प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यताओं का वर्णन किया था। ठीक है, भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण का शुभारंभ सर्वप्रथम 1863 में ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक एवं भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया। ठीक है, तो तीसरे व्यक्ति कौन हो गए बेटा? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, इन्होंने मद्रास के निकट एक स्थान है बेटा कौन सा? पल्लवरम। मद्रास के निकट कौन सा स्थान है? पल्लवरम।
से प्रथम हैंड एक्स, जो कि एक निम्न पुरापाषाण काल का उपकरण था, उसकी खोज की थी। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कौन सा उपकरण खोजा था? हैंड एक्स, जो कि पत्थरों से निर्मित था। और इस उपकरण के माध्यम से इस ज्ञान का पता चला था कि भारत में निम्न पुरापाषाण काल की सभ्यताएं भी रही हैं। अब हम पढ़ते हैं किसे? पाषाण काल या द स्टोन एज। पाषाण काल, जैसा कि मैं पहले के लेक्चरों में भी बता चुका था, ये कौन सा था? पत्थरों का काल, जहां पर व्यक्ति गुफाओं में रहता था, खाना बदोश जीवन जीता था और पत्थरों से निर्मित औजारों का प्रयोग किया करता था। ठीक है, तो इतिहास के काल का विभाजन मुख्यतः 3 कालखंडों में किया जाता है। अब वे 3 कालखंड कौन कौन से होगा बेटा? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, जहां पर इतिहास का लिखित विवरण नहीं मिलता। आद्य ऐतिहासिक काल वो काल है जैसे कि हड़प्पा मोहनजोदाड़ो सभ्यता, यहां पर हमें इतिहास का विवरण तो मिल जाता है, लेकिन उस विवरण को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल कौन सा काल हो गया? वह काल जिसका हमें पूरा पूरा लिखित विवरण मिलता है। तो सबसे पहले अपन रीड करते हैं किसे? प्रागैतिहासिक काल को। तो इस काल में मनुष्य को लिपि एवं लेखन का ज्ञान नहीं था। काय का ज्ञान नहीं था उसे? लिपि एवं लेखन का ज्ञान नहीं था। इस काल की परिधि में सभी पाषाण युगीन सभ्यताओं को शामिल किया जाता है। मतलब ऐसी सभी सभ्यताएं जो पाषाण काल की थी, वे सारी सभ्यताएं यहां पर शामिल की जाती है। इतिहास लेखन के पहले की सभी सभ्यताएं किसमें शामिल होती हैं बेटा? प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है, फिर आद्य ऐतिहासिक काल। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? तो वह कालखंड जिसमें लेखन कला के प्रमाण तो प्राप्त होते हैं, मतलब चीजें लिखी तो गई हैं, किंतु वे गुण या अपठनीय हैं, अर्थात उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। आद्य ऐतिहासिक काल की संज्ञा से विहित किए जाते हैं। सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता इस काल की द्योतक है। वैदिक सभ्यता की भी बेटा बहुत सारी चीजें उच्चारित की जा चुकी हैं, लेकिन मूल रूप से ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे रखा जाता है किसमें? आद्य ऐतिहासिक काल में। इसके अंतर्गत धातुकालीन सभ्यताएं भी आती हैं, जिनके संबंध में लिखित साक्ष्य का अभाव मिलता है, जैसे ताम्रपाषाण युग, लौह युग। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो लिख तो गई हैं, लेकिन वे वह सामग्री अभी भी कैसी है? अपठनीय है, उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो वो वाला टाइम पीरियड कहलाता है बेटा क्या? आद्य ऐतिहासिक काल। फिर अपन बात करते हैं बेटा किसकी? ऐतिहासिक काल की, कि ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो ऐतिहासिक काल मूल रूप से क्या है? ऐतिहासिक काल वह काल है जिसका पूर्णतः लिखित विवरण हमको प्राप्त है और उस विवरण को हम पढ़ भी सकते हैं, उसे कहा जाता है क्या? ऐतिहासिक काल। तो जिस काल से मानव की क्रियाकलापों का लिखित विवरण प्राप्त होता है, उसे हम ऐतिहासिक काल की संज्ञा देते हैं। भारतीय संदर्भ में यह काल ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से प्रारंभ होता है। मतलब जब भारत में 16 महाजनपदों का काल था, वही समय था कौन सा? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। इस काल की लिपि पठनीय एवं प्रमाणित है। इस काल का मानव सभ्य हो चुका था। कालक्रम की दृष्टि से यह काल मानवीय सभ्यता का मात्र 0.001% ही रहा है। मतलब मानवीय सभ्यता इतनी पुरानी है और अभी तक का जो पूरा पूरा ओवरऑल समय मिला दें तो ये ऐतिहासिक काल कितना है? 0.001%। फिर प्रागैतिहासिक काल है क्या एक्चुअली? तो प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डैनियल विल्सन ने किया था। कौन है वो अंग्रेज बेटा? डैनियल विल्सन, जिन्होंने शब्द यूज किया था कौन सा? प्रागैतिहासिक काल। इन्होंने 1851 में इसका प्रयोग किया। इस काल में मनुष्य को लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान नहीं था, उसको बोलते हैं क्या? प्रागैतिहासिक काल। डॉक्टर एच.डी. सांकलिया, अगर प्रागैतिहासिक काल की बात आती है तो निश्चित ही विवरण मिलता है किसका? एच.डी. सांकलिया का।
तो डॉक्टर HD सांकलिया ने इस काल को परिभाषित करते हुए लिखा है कि लिपि ज्ञान के पूर्व किसी क्षेत्र, देश या राष्ट्र के मानव इतिहास को प्रागैतिहासिक काल की संज्ञा दी गई है। मतलब इस काल के लोगों को किसी भी प्रकार से लिपि काल का ज्ञान या लिपि का ज्ञान नहीं था। इस काल में सभी पाषाण युगीन सभ्यताओं को शामिल किया जाता है। मतलब ऐसी सारी सभ्यताएं जिसमें मानव पत्थरों का प्रयोग करता था, उन सारी सभ्यताओं को इसमें रखा जाता है। इस काल को जानने का एकमात्र स्रोत पुराविशेष है। पुराविशेष मतलब पत्थरों के जो अवशेष हैं, ठीक है, वही इस काल के बारे में जानकारी देने के मुख्य स्रोत हैं। वस्तुतः डेनमार्क के कोपेनहेगन के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष CJ थॉमसन ने 1816 में पुराविशेषों का वर्गीकरण का त्रियुगीय विभाजन प्रस्तुत किया। इसलिए पाषाण काल, ताम्रकांस्य काल और लौह काल, जो पुराविशेष मिल रहे थे, उस पुराविशेष के आधार पर इस पूरे के पूरे समय को कितने कालों में विभाजित किया गया है। पहला है पाषाण काल, फिर है कॉपर ब्रॉन्ज एज, उसके बाद आयरन एज। और इन सभी चीजों का जो मुख्य स्रोत है बेटा, वो क्या है? पुराविशेष। ठीक है। पाषाण अथवा प्रागैतिहासिक पुराविशेषों में पाषाण उपकरण की अधिकता के कारण इसे पाषाण काल या स्टोन एज भी कहा जाता है, क्योंकि यदि हम पत्थर, कॉपर या ब्रॉन्ज और आयरन तीनों चीजों की बात करें तो सबसे अधिक उपकरण मिले हैं काय के? पत्थरों के। चूंकि सबसे अधिक उपकरण पत्थरों के मिले हैं, इसीलिए इस काल को कहा जाता है क्या? पाषाण काल या स्टोन एज। परंतु शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं जैसे काष्ठ, हड्डी, श्रृंग का भी प्रयोग इस उत्तर काल में किया जाता था। पत्थरों के बाद हड्डियों के उपकरण, लकड़ी के उपकरण, ठीक है, आदि बनाए गए हैं, परंतु वे जल्दी ही नष्ट हो गए थे। इसके आधार पर जॉन लुब्बाक, कौन है बेटा वो अंग्रेज? जॉन लुब्बाक, जो आगे चलकर लॉर्ड एबीवरी के रूप में जाने गए, ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में पाषाण काल को पुरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में विभाजित किया। तो इन उपकरणों की जो बनावट है, उस बनावट के आधार पर यही जो पाषाण काल है, ये विभाजित हुआ किसमें? पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल में। फिर आगे जाकर एक और विभाजन हुआ, जब ये पाषाण काल 3 उपकालों में विभाजित हुआ, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। किसने दिया था ये विभाजन? जॉन लुब्बाक ने। यह विभाजन उन्होंने पाषाण उपकरणों के प्रारूप और तकनीकों के आधार पर किया था। ठीक है। पत्थर के जो औजार थे, उन पत्थरों के औजार में समय के साथ साथ जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन के आधार पर इस समय को विभाजित किया गया किसमें? पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल में। फिर 1887 में फ्रांस के मास द एजी नामक गुफा के उत्खनन से ऐसे उपकरणों की जानकारी प्राप्त हुई जो पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों की विशेषताएं लिए हुए थे, इसलिए उसको इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में रख दिया। कहां पर हुई थी ये खोज? फ्रांस में। ऐसे पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच मध्य पाषाण काल की उपस्थिति स्वीकार की गई। ठीक है। तो पहले जो सबसे पहला विभाजन था वो पुरा पाषाण और नव पाषाण काल था। फिर जब फ्रांस में इस गुफा में मास दी एजी नामक गुफा में कुछ विशेष उपकरण मिले, तो इसके 3 काल बन गए। कौन कौन से? पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। भारत में भी अब यह विभाजन स्वीकार कर लिया गया है। कौन सा? इतिहास को विभाजित किया गया है, पुरा पाषाण काल को विभाजित किया गया है किसमें? पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण में। अब अपन बात करते हैं बेटा किसकी? पुरा पाषाण काल की। इस इमेज पर ध्यान दीजिए, यहां पर एक आदि मानव बैठा हुआ है और वो कुछ विशेष तरीके के पत्थरों के औजार को निर्मित कर रहा है। ठीक है। इसी प्रकार का मानव हुआ करता था कहां? पुरा पाषाण काल में। भारत की पूर्व या पुरा पाषाण युगीन सभ्यता का प्रारंभ
आज से लगभग 20 लाख वर्ष पहले प्लीस्टोसीन युग, जिसे हिमकाल भी कहा जाता है, से हुआ। मतलब वो पूरा का पूरा समय बर्फीला समय था। ठीक है, मृदा पर बर्फ की एक चादर बिछी हुई थी। पूरा युग कैसा था? हिमयुग। कितने समय पहले की बात है? आज से 20 लाख वर्ष पहले की बात है, जब प्रारंभ हुआ है किसका? पुरापाषाण काल का। मानव अपनी उत्पत्ति से लेकर एक दीर्घ अवधि तक का जीवन इसी कालखंड के अंतर्गत व्यतीत कर चुका है। ठीक है, इस काल में मानव का जीवन आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में था। आखेटक मतलब शिकार करता था, और शिकार करने के बाद जो मांस आदि उसको मिलता था उसको सहेज कर रख लेता था। ठीक है, तो इस प्रकार से आखेटक एवं खाद्य संग्राहक का जीवन जीता था उस समय का मानव। मानव पत्थर निर्मित औजारों का प्रयोग करता था, और पत्थर निर्मित औजारों के दो प्रमुख तकनीकें थी। औजार भी कैसे बनाता था? पत्थरों से, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो। अब ये औजार बनाने की भी दो प्रकार की तकनीकें होती थी। एक होती थी क्लैक्टोनी तकनीक, और दूसरी होती थी लवालबाई तकनीक। जो क्लैक्टोनी तकनीक है, इसका उद्भव माना गया है कहां? इंग्लैंड में। वहां पर इस तकनीक के पत्थर मिले हैं। और जो लवालबाई तकनीक है, ये फ्रांस की है, पेरिस वाले क्षेत्र की। ठीक है, पुराविदों ने पुरापाषाण काल के अधिक लंबे समय तक के विस्तार को देखते हुए उपकरणों की विभिन्नता, जलवायु और प्राणी समूह में परिवर्तन के आधार पर इसे विभाजित करने का विचार किया है। क्योंकि पुरापाषाण काल कितना पुराना है? 20 लाख वर्ष पूर्व। और 20 लाख वर्ष पूर्व की जो अवधि है, यहां पर भी औजारों में समय समय पर विभिन्नताएं देखने को मिली है। तो औजारों में समय समय पर ये जो विभिन्नताएं आई हैं, उसके आधार पर पुरातत्वविदों ने इस पूरे पुरापाषाण काल को भी विभाजित किया है। कैसे? तो सर्वप्रथम 1870 में लारतेत ने उपयुक्त आधार पर पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, जो उपकरण थे, उपकरणों में जो परिवर्तन आ रहे थे, उसके आधार पर जो पूरा पुरापाषाण काल है, इसे 3 कालों में विभाजित किया था। वे 3 काल कौन कौन से हैं? निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं निम्न पुरापाषाण काल के लिए कि निम्न पुरापाषाण काल क्या है। तो इस काल में अधिकांश भाग हिमयुग के अंतर्गत व्यतीत हुआ। हिमयुग मतलब जब पूरे सतह पर बर्फ का एक आवरण था। ठीक है, इस काल में मानव जीवन काफी ज्यादा असभ्य था, बर्बर था, अस्थिर था और प्रकृति पर पूर्णतः आश्रित था। मानव के औजार पत्थरों से निर्मित थे, और ये औजार कैसे थे? बेडोल थे। शिकार ही आजीविका का मुख्य साधन होता था। मतलब मानव क्या करता था उस समय? महज शिकार ही किया करता था। वह शिकार किए गए पशुओं के कच्चे मांस एवं कंदफल आदि का उपभोग किया करता था। इस काल में मानव आवास एवं वस्त्र से अपरिचित था। मतलब उसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं था, और वो वस्त्र नहीं पहनता था। किस काल में? निम्न पुरापाषाण काल में। कालांतर में मानव अग्नि से परिचित हुआ, किंतु उसके उपयोग से अनभिज्ञ था। अग्नि से तो परिचित हो चुका था, लेकिन अग्नि का उपयोग कब करना है और कैसे करना है, ये उसे नहीं आता था। हिंसक जीवों से रक्षार्थ उसने पाषाण गुफाओं एवं नदियों के किनारों को आवास बनाया। तो बहुत से हिंसक जीव थे जो उस पर आक्रमण करते थे। उसके आक्रमणों से बचने के लिए उसने गुफाओं एवं नदियों के किनारों पर अपना रहवास बनाया। और ये सब किस काल में हुआ है बेटा? निम्न पुरापाषाण काल में। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त इस काल के उपकरणों के आधार पर इसे 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। अब वे भाग कौन कौन से हैं? तो बेटा इसका जो पहला अध्याय है निम्न पुरापाषाण काल का, वो है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। कौन सा है बेटा?
चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। तो इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम पंजाब के सोहन घाटी, जो कि अब पाकिस्तान क्षेत्र में आती है, इसलिए इसे सोहन संस्कृति की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, तो निम्न पुरापाषाण काल का जो पहला विभाजन है या पहला अवशेष है, उसको नाम दिया गया है क्या? चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। अब ये नाम क्यों दिया गया है? एक और नाम है सोहन घाटी, क्योंकि इसके जो उपकरण है वो कहां से प्राप्त हुए थे? सोहन घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुए थे, इसलिए इसे सोहन संस्कृति या सोहन सभ्यता भी कहा जाता है। चापर उपकरण एक ओर धार होती थी, जबकि चापिंग उपकरण में दोनों ओर धार होती थी। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। जो चापर उपकरण थे उसमें सिर्फ एक ओर धार थी, और जो चापिंग उपकरण थे उसमें दोनों ओर धार थी। पेबुल वाटिकाश्म उपकरण चिकने, सपाट एवं गोल मटोल होते थे। इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखिए तो इस प्रकार से होते थे चापर चापिंग उपकरण। ठीक है, फिर इसका जो दूसरा विभाजन है बेटा वो है क्या? हैंड एक्स व एशुलियन संस्कृति। हैंड एक्स व एशुलियन संस्कृति। ठीक है, तो इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के निकट वाद मदुरै और अतिरपक्कम से प्राप्त हुए हैं। कहां से? वाद मदुरै और अतिरपक्कम नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। इसे मद्रासीय संस्कृति भी कहा जाता है। तो जो हैंड एक्स संस्कृति हो गई वो दक्षिण भारत की मद्रासीय संस्कृति हो गई, और चापर चापिंग पेबुल संस्कृति हो गई, ये कौन सी? उत्तर भारत में पंजाब की सोहन घाटी सभ्यता हो गई। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर व स्क्रैपर थे। क्लीवर व स्क्रैपर, जो आमतौर पर चकमक पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, चकमक मतलब चिकने से, और जिसमें चमक टाइप की होती थी, उन पत्थरों के बने होते थे। ठीक है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आ जाता है किसमें? चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के अंतर्गत। पाकिस्तान से विभिन्न हिमकालों में निर्मित 5 वेदिकाएं सोहन, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के आसपास अवस्थित थी। ठीक है, इस घाटी में मानव आवास के साक्ष्य और हैंड एक्स को एचडी सांकलिया ने प्राप्त किया था। ठीक है, हैंड एक्स यहां पर से किसने खोजा था? एचडी सांकलिया ने। यहां से क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित चापर चापिंग पेबुल और हैंड एक्स उपकरण भी प्राप्त होते हैं। मतलब ये चापर चापिंग पेबुल और हैंड एक्स उपकरण कौन से पत्थर के बने होते थे बेटा? ये बने होते थे किसके? क्वार्टजाइट के पत्थरों के। सोहन घाटी निम्न पुरापाषाण युग का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। कौन सी घाटी बेटा? सोहन घाटी। उसे ही बोला जाता है क्या? चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। 1928 में डीएन वाडिया ने इस क्षेत्र में सर्वप्रथम उत्खनन कार्य करवाया। किसने बेटा? डीएन वाडिया ने। इसी कारण सोहन घाटी का पितामह की संज्ञा डीएन वाडिया को दी गई है, क्योंकि डीएन वाडिया ने ही इस क्षेत्र के इन उपकरणों को पहली बार खोजा था। ठीक है, 1932 में पुनः वाडिया ने पिंडी खेप के निकट ढोंक पठार से विकसित सोहन संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए। तो ये जो कहना चाहिए स्थान है बेटा कौन सा? पिंडी खेप या ढोंक पठार। ये सब कहां पर आता है बेटा? इस इलाके में। ये सारे उपकरण इस इलाके में आते हैं, जो अब पहुंच गया है कहां पर? पाकिस्तान के क्षेत्र में। ठीक है, यहीं पर बसी थी कौन सी सभ्यता? सोहन घाटी सभ्यता, जो कि निम्न पुरापाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण स्थल रहा है। सोहन घाटी का सबसे महत्वपूर्ण अभियान डी टेरा के निर्देशन में 1935 में कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया था। मतलब 1935 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यहां पर आए थे और उन्होंने इस प्रकार का अभियान संचालित किया था। इस दल ने कश्मीर घाटी से पाकिस्तान के सॉल्ट रेंज तक विस्तृत क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और सोहन घाटी सभ्यता के बहुत सारे अवशेषों का पता किया। ठीक है, इस पूरे इलाके पर इन्होंने सर्वेक्षण किया था। ये कश्मीर घाटी क्षेत्र हो गया और ये वाला इलाका साल्ट रेंज का हो गया। ठीक है, इस पूरे इलाके पर सर्वेक्षण किया था किसने?
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दल ने, जिसके हेड थे डी टेरा। सोहन घाटी के अन्य स्थलों में चौंतरा, मलकपुर, कलार, चौमुख आदि प्रमुख हैं। यहां से प्राक सोहन संस्कृति के उपकरण भी प्राप्त होते हैं, मतलब सोहन सभ्यता के पहले के उपकरण भी इन क्षेत्रों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस मैप पर बना हुआ है, आप लोग इसको चेक कर लेना, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आडियाल, वाडियाल, पिंडी, खेप, मलकपुर, चौतरा और कलार, ये सारे स्थल कहाँ के थे बेटा? सोहन नदी घाटी सभ्यता के आसपास के स्थल हुआ करते थे। अब मिर्जापुर कहां पर आता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो मिर्जापुर क्षेत्र में कौन सी नदी है? टॉन्स नदी। टॉन्स की सहायक बेलन नदी की घाटी से निम्न पुरापाषाण काल के 44 स्थल प्राप्त होते हैं। तो निम्न पुरापाषाण काल में एक तो हो गई बेटा सोहन घाटी, जो कहां पर थी? पाकिस्तान क्षेत्र में, और एक हो गई बेलन घाटी, जो कहां पर थी? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में। ठीक है, यहां पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में अनुसंधान कार्य किए गए थे। तो जी.आर. शर्मा पितृपुरुष माने जाते हैं किसके? बेलन घाटी के। ठीक है, यहां निम्न पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के उपकरण एवं पशुओं के जीवाश्म भी प्राप्त होते हैं। कहां से? बेलन घाटी क्षेत्र से। और बेलन घाटी क्षेत्र कहां है? ये मिर्जापुर वाला इलाका। ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का सर्वप्रथम उल्लेख अंग्रेज डॉक्टर प्राइमरोज ने किया। इन्होंने 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंग सुगुर संज्ञक स्थल से प्रागैतिहासिक उपकरणों की खोज की। मतलब ये जो बेटा हम पढ़ रहे हैं ना प्रागैतिहासिक काल, इस प्रागैतिहासिक काल के उपकरण सबसे पहले किसने खोजे थे? तो ये खोजे थे किसने? डॉक्टर प्राइमरोज ने। ये पत्थर से निर्मित थे और छुरे और तीर के फलक के जैसे दिखाई देते थे। ठीक है, चौतरा कहां पर पड़ा था अपन ने? सोहन घाटी क्षेत्र में। तो चौतरा से मद्रास संस्कृति और हैंडेक्स प्राप्त होते हैं। मतलब उत्तर भारत की संस्कृति और दक्षिण भारत की संस्कृति दोनों के उपकरण मिलते हैं कहां से बेटा? चौतरा नामक स्थान से। चौतरा को उत्तर एवं दक्षिण परंपराओं के मिलन स्थल की संज्ञा भी दी गई है, क्योंकि वहां पर उत्तर भारत के उपकरण भी मिले हैं और दक्षिण भारत के भी। इसे सोहन संस्कृति में एक घुसपैठ के रूप में भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है इसे? सोहन संस्कृति का एक घुसपैठ भी कहा जाता है। अन्य स्थलों में राजस्थान की चंबल घाटी, डीडवाना, नागरी, गुजरात की साबरमती नदी घाटी, माही नदी घाटी, सौराष्ट्र के हिरण नदी, भादर, कालूबार, उड़ीसा का मयूरभुंज, महाराष्ट्र के भेदने और नेवासा, ये सारे स्थल भी किससे रिलेटेड हैं? निम्न पुरापाषाण काल के स्थल हैं। चापर, चाबिंग, पेबुल व हैंडेक्स उपकरण जो है यहाँ के प्रमुख औजार हैं। किस काल के? निम्न पुरापाषाण काल के। मध्य प्रदेश में भी निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हैं, जैसे नर्मदा घाटी के हथनौरा ग्राम से निम्न पुरापाषाण काल का प्रथम मानव कपाल अरुण सोनकिया ने 1982 में प्राप्त किया था। कहां से? हथनौरा से। ठीक है, यह भारत में प्राप्त होने वाला मानव अवशेष का सर्वप्रथम साक्ष्य था। कौन सा बेटा? कौन सा? हथनौरा से प्राप्त किया गया मानवीय अवशेष, जो किसने प्राप्त किया था? अरुण सोनकिया ने। इस मानव को होमो इरेक्ट्स मानव कहा जाता था, जबकि हम लोग अभी वर्तमान में क्या है? होमो सैपियंस। उस काल में जो मानव का अवशेष हथनौरा से मिला था वो क्या था? होमो इरेक्ट्स। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश के कुरनूल, नागार्जुन कोंडा, नलकोंडा, चित्तूर, कडप्पा से भी निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। फिर अपन बात करते हैं बेटा मध्य पुरापाषाण काल की। तो मध्य पुरापाषाण काल आज से 80,000 वर्ष पहले था। यानी निम्न पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड और लंबा था, वो 20 लाख वर्ष पहले था। और मध्य पुरापाषाण काल आज से कितना? 80,000 वर्ष पहले था।
ईसा पूर्व में। तो सर्वप्रथम एचडी सांकलिया ने प्रवरा नदी घाटी, कहां पर आती बेटा, ये महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी घाटी से उपकरणों को प्राप्त किया और इस काल को मध्य पुरापाषाण काल की संज्ञा दी। तो मध्य पुरापाषाण काल के खोजकर्ता कौन माने गए हैं, एचडी सांकलिया। औजारों के स्वरूप में परिवर्तन इस काल की विशिष्टता थी, मतलब निम्न पुरापाषाण काल के जो औजार थे उससे भिन्न डिजाइन हो गया था किसका, मध्य पुरापाषाण काल के औजारों का। इस काल में मानव ने क्वार्टजाइट पत्थरों की जगह जैस्पर, फ्लिंट और चर्ट आदि पत्थरों एवं फलकों की सहायता से अपने औजारों को अधिक पैना, सुडौल और उपयोगी बनाया। ठीक है, मतलब पहले की अपेक्षा अब औजार और ज्यादा उपयोगी बन चुके थे। फलकों की अधिकता के कारण डॉक्टर एचडी सांकलिया ने इस मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा भी कहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में फलक प्रकार के औजार यहां से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार के उपकरण पश्चिमी यूरोप की मस्तूरियन संस्कृति में प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, यूरोप में एक संस्कृति थी उस काल में, कौन सी, मुस्तूरियन संस्कृति। इसलिए मध्य पुरापाषाण काल को हमारे यहाँ मुस्तूरियन संस्कृति की संज्ञा भी दी गई है, इसलिए इन उपकरणों को मुस्तूरियन संस्कृति की संज्ञा भी दी गई है। इस काल में भी मानव कैसा था, भोजन संग्राहक था, किंतु अब ये गुफाओं एवं कंदराओं में रहने लगा था। पहले तो रहता ही नहीं था गुफाओं में, लेकिन इस काल में गुफाओं में एवं कंदराओं में उसका वास होने लगा था। इस काल के मुख्य स्थल उत्तर प्रदेश में चकिया, जो कहां आता है, वाराणसी में, बेलन घाटी जो अपन ने इलाहाबाद मिर्जापुर वाले क्षेत्र में देखा अभी, सिंगरौली बेसिन, ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में इसका विस्तार है, राजस्थान के बागार, बरोच, कादमाली, हिमाचल के व्यास, वानगंगा नदी, झारखंड के सिंहभूमि एवं पलामू जिला, तो इन सभी इलाकों में विस्तार मिलता है किसका, मध्य पुरापाषाण काल का। ठीक है, महाराष्ट्र में नेवासा जो कि प्रवरा नदी के तट पर अवस्थित है, मध्य पुरापाषाण काल की संस्कृति का प्रारूप स्थल है। कौन सा बेटा, नेवासा। क्यों है, क्योंकि एचडी सांकलिया ने सबसे पहले मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण प्रवरा नदी घाटी में ही खोजे थे। एचडी सांकलिया ने इसे प्रारूप स्थल घोषित किया है, किसे, महाराष्ट्र के नेवासा को, जो किस नदी के तट पर है, प्रवरा। फिर बेटा बात करते अपन किसकी, उच्च पुरापाषाण काल की। ठीक है, ये जो कि आखिरी टॉपिक है हमारे इस लेक्चर का। इस काल में नमी या आर्द्रता कम हो गई थी। ठीक है, क्योंकि कहना चाहिए कि पूरा युग कैसा था, हिमयुग, लेकिन इस काल तक आते आते नमी कम हो गई थी। इस अवस्था का विस्तार हिमयुग के उस अंतिम अवस्था के साथ रहा जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी। इस काल की दो प्रमुख विशेषताएं हैं, एक तो था नए चकमक उद्योगों की स्थापना, उद्योग बनने लगे थे अब औजार बनाने के। ठीक है, और आधुनिक मानव होमोसैपियंस का उद्भव। ठीक है, तो होमोसैपियंस का उद्भव कब हुआ था बेटा, उच्च पुरापाषाण काल में। अभी तक कौन से मानव आ रहे थे, होमो इरेक्ट्स। इस काल में मानव विकास की प्रक्रिया अधिक तीव्र हुई। इसका प्रधान पाषाण उपकरण ब्लेड था। जैसे अभी तक उपकरणों में क्या चल रहा था, फलक, लेकिन अब ब्लेड रूपी औजार जो है बनाए जाने लगे, कब, उच्च पुरापाषाण काल में। ब्लेड में चाकू, ब्यूरियन, छिद्रक, स्क्रैपर आदि उपकरण बनने लगे थे। इन सारे उपकरणों को किस कैटेगरी में रखा जाता है, ब्लेड में। प्रत्येक कार्य के लिए विशेष उपकरण बनने लगे। ब्यूरियन उपकरण जिसमें सबसे प्रमुख था। इसके अतिरिक्त अस्थि निर्मित उपकरण भी यहां से प्राप्त होते हैं। इस काल में भी मानव पूर्णतः प्रकृति आश्रित एवं आखेट पर ही निर्भर कर रहा था, किसमें, उच्च पुरापाषाण काल में। अभी तक मानव को स्थायी निवास का ज्ञान नहीं हुआ था।
उच्च पुरापाषाण काल में भी स्थायित्व नहीं आया था। इनका जीवन खाना बदोश और घुमक्कड़ प्रवृत्ति का ही था। इस आदिम युग में मानव कृषि कर्म एवं पशुपालन भी नहीं सीखा था। ना तो कृषि करना आती थी और ना ही पशुपालन आता था। बर्तनों का निर्माण करना भी नहीं जानता था। अग्नि प्रयोग की अज्ञानता के कारण वह कच्चा मांस ही खाता था। अग्नि को जानता तो था, अग्नि का आविष्कार भी हो चुका था, वो तो हो चुका था निम्न पुरापाषाण काल में, लेकिन अग्नि का उपयोग क्या है वो अभी भी नहीं समझ पाया था। अभी भी मानव सिर्फ खाद्य उपभोक्ता, खाद्य संग्राहक बना रहा, उत्पादक नहीं बन पाया था। इस काल में विशिष्ट स्थलों में बेलन, सोन घाटी, भीमबेटका, जोगदहा, रामपुर, सहभूमि, इनाम गांव ये आदि स्थल हैं। परंतु इन सभी स्थलों से जो उपकरण मिले हैं वो किस प्रकार के हैं? ब्लेड। क्योंकि ब्लेड प्रकार के उपकरण मिले इसलिए इन तमाम सारे स्थानों को किसमें रखा गया है? उच्च पुरापाषाण काल में। मिर्जापुर क्षेत्र कौन सी घाटी के लिए प्रसिद्ध है? बेलन घाटी में स्थित लोहदा नाले से उच्च पुरापाषाण काल के अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो कौशांबी के संग्रहालय में सुरक्षित रखी है। मतलब थोड़ी बहुत पूजा पाठ भी आ चुकी थी दैनिक जीवन में। इस काल से के सांस्कृतिक साक्ष्य सर्वप्रथम बेलन घाटी से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कौन सा काल है? उच्च पुरापाषाण काल। जबकि मध्य पुरापाषाण काल में सबसे ज्यादा फेमस कौन सा स्थान था? सोहन घाटी, और वो कहां थी? पंजाब में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित कौन सा स्थान? भीमबेटका एवं गुफाओं से प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के श्रेष्ठ उदाहरण प्राप्त हुए। अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ इस प्रकार की चित्रकला हमें देखने को मिलती है भीमबेटका से। ये भीमबेटका की ही तस्वीर है। इस गुफा से प्राप्त चित्र उच्च पुरापाषाण एवं मध्य पाषाण काल में निर्मित थे। इस गुफा की खोज किसने? वीएस वाकड़कर अर्थात श्रीधर विष्णु वाकड़कर ने 1958 में की थी। भीमबेटका के शैल चित्रों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। यहां पर 600 गुफाओं में से 275 गुफाओं में सबसे अधिक प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। 600 गुफाएं, लेकिन 275 गुफाओं में ये चित्र उपस्थित हैं। यहां से वाकड़कर महोदय को नीले रंग के कुछ पाषाण खंड प्राप्त हुए हैं, जिसका प्रयोग चित्रों के निर्माण में होता था। पाषाण खंड मतलब नीले रंग के पत्थर, उसका प्रयोग हुआ करता था चित्रों को बनाने में। ठीक है, तो ये है बेटा क्या? पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल का अध्ययन अभी जस्ट हमने खत्म किया है, और इसके हमने 3 पार्ट्स पढ़े हैं। कौन कौन से? निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।